अभी तक तो मुझे ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। क्रिटिसिज्म, काउंटर क्रिटिसिज्म, कैसे एक ही चीज़ को लेकर लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे, ऑपोजिंग व्यूज़ थे, कितने स्टार्क व्यूज़ थे कि मतलब इतना मुश्किल था कि सबको एक साथ लेके चले। कितने बिल्कुल ही ऑपोजिट व्यूज़ थे। एक बोल रहा था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट्स होना चाहिए और एक बोल रहा है बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरीके से इतने ऑपोजिंग व्यूज़ होने के बावजूद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इतनी ग्रेसफुली एंड इतनी परफेक्टली, आई थिंक मैं परफेक्ट वर्ड यूज़ करना चाहूँगी कि इतनी परफेक्टली मीडिएशन लाए वो इतने ऑपोजिंग व्यूज़ के बीच में। दैट इज़ रियली रिमार्केबल एंड कमेंडेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले सेंटर के ऊपर पढ़ा कि फेडरलिज्म के टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया कि सेंटर को पावर मिलना चाहिए, स्टेट को मिलना चाहिए। हमने माइनॉरिटीज़ के ऊपर डिस्कशन किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब एक और हम जो टॉपिक यहाँ पर देखते हैं कि इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था, वो है लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज के ऊपर जो डिबेट एंड डिस्कशन हुआ ना, वो काफ़ी हीटेड था, क्योंकि लैंग्वेज को लैंग्वेज बहुत सबको प्रिय होती है। हमारी लैंग्वेज हिंदी आज हम बोल रहे हैं तो वो जो जैसे कि जो गुजरात से, उनको गुजराती बहुत प्रिय है, बंगालीज को उनकी लैंग्वेज, तो ये एक हमारी आइडेंटिटी होती है। हम जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो हमारी आइडेंटिटी होती है। हम हिंदी स्पीकिंग, हम गुजराती स्पीकिंग, हम बंगाली स्पीकिंग। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कैसे प्रोविजन है, चलिए देखते हैं। इसमें हम यही डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पर सोर्स 10 डिस्कस कर लेते हैं। ये सोर्सेज जो है ना, वो पूरे टेक्स्ट से रिलेटेड ही है। जो हम टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं सोर्सेज उसी के ऊपर बेस्ड है। What should the qualities of a national language be? महात्मा गांधी कुछ उनकी डेथ से कुछ मंथ पहले जब ये इतना डिबेट डिस्कशन चल रहा था लैंग्वेज के ऊपर, तो लैंग्वेज के ऊपर देखिए, ये मुझे एक चीज़ लगा है कि बहुत ऐसे टॉपिक्स है, बहुत ऐसे डिस्कशंस है जिनके ऊपर महात्मा गांधी के व्यूज़ काफ़ी प्रोग्रेसिव थे। मतलब उनके व्यूज़ हम 21st सेंचुरी से भी रिलेट कर सकते हैं। मैं मतलब जब उनके व्यूज़ पढ़ती हूँ बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि लैंग्वेज ही हो गया, तो मुझे लगता है कि इतने प्रोग्रेसिव व्यूज़ है कि वो आज हम फॉलो कर सकते हैं 21st सेंचुरी में। 20th सेंचुरीज के व्यूज़ ऑलमोस्ट 75 ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। उनका ये कहना था कि नेशनल लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी इज़ नॉट हिंदी। डू नॉट कंफ्यूज हिंदुस्तानी विथ हिंदी। हिंदुस्तानी ना तो संस्कृताइज्ड हिंदी होना चाहिए और ना ही पर्शनाइज्ड उर्दू होना चाहिए। देखिए क्या हुआ कि जब मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में थोड़े से रिफ्ट होने लगी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव होने लगे, तो लोगों ने एक और वो कर लिया कि अब हिंदी जो थी उसमें उसको संस्कृताइज करने लगी। क्योंकि इतने टाइम के बाद, मुगल्स के बाद, जब टाइम था कि मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में बहुत हार्मनी थी, तो उस टाइम हुआ ये था कि हिंदू में काफ़ी उर्दू के वर्ड्स आ गए, उर्दू में काफ़ी हिंदी के वर्ड्स आ गए, ये मिक्स एंड मैच बहुत होने लगा था। तो जब रिफ्ट स्टार्ट हुई थोड़ी सी इनकी, मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि थोड़ा से डिफरेंसेस बढ़े हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में, तो एक लैंग्वेज पे इफेक्ट किया है कि हिंदी को वो लोग संस्कृताइज करने लगे और उर्दू को पर्शियनाइज करने लगे, मतलब उसके प्योर फॉर्म में थोड़ा सा अलग करने लगे एक दूसरे से। तो गांधी जी ये कहते थे कि ना तो वो संस्कृताइज हिंदी होना चाहिए, ना पर्शियनाइज उर्दू होना चाहिए, दोनों का हैप्पी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये लैंग्वेज हिंदुस्तानी हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज, और ये इतनी ओपन होनी चाहिए कि हम बाकी लैंग्वेजेस के भी वर्ड्स फ्रीली अपने हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कंबाइन कर सके, ताकि सभी सेक्शंस ऑफ पीपल, सभी लिंग्विस्टिक जो जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, वो फ्रीली हिंदुस्तानी को हैप्पीली उसको बोल सके, क्योंकि सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड जो है वो कंबाइन होके, कंसाइल होके, ये हिंदुस्तानी जो सभी सेक्शन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे, सभी की रीजनल लैंग्वेजेस से इसमें वर्ड हो, फॉरेन लैंग्वेजेस से भी वर्ड हो, हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा होनी चाहिए ताकि वो पूरे इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सके। तो गांधी जी का ये टेक था कि हमारी इतनी रिच और पावरफुल होनी चाहिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है लैंग्वेज जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, हमारा पूरा ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस जो वो क्या, हमारी ह्यूमन थॉट, हमारी ह्यूमन फीलिंग किससे एक्सप्रेस करते हैं, लैंग्वेज को। तो गांधी जी का ये कहना था कि लैंग्वेज जो है वो कन्फाइन नहीं होनी चाहिए हिंदी, उर्दू या किसी इसमें, वो इतनी ओपन होनी चाहिए कि हर किसी लैंग्वेज के वर्ड्स हम इसमें कंबाइन कर सकें। रियली काफ़ी मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव व्यूज़ है लैंग्वेज को लेके। देखिए 1930s तक क्या हुआ था, 1930s में बात कर रहे हैं हम। ये देखिए जो बात हो रही है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये बनी करी तो
1946 में, लेकिन आप जानते हैं कि 1930 में कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। आप ये चीज हम जानते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ी है, लाहौर सेशन 1930 में पूर्ण स्वराज। तो तब से हमारे लीडर्स ने ये सब चीजें फॉर्मुलेट करना शुरू कर दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी अडॉप्ट करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, सेक्युलरिज्म होगा, कोई भी एक रिलीजन की तरफ हमारा बायस नहीं होगा। ये सब चीज़ें तभी से डेवलप होनी शुरू कर गई थी। तो 1930s में हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या हो गई थी उसके ऊपर डिस्कशन होने लग गया था कि हिंदुस्तानी 1930s में हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। और महात्मा गांधी को ये लगता था कि हर किसी, मतलब हिंदुस्तानी कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज है, ब्लेंड होना चाहिए हिंदी और उर्दू का। क्यों हिंदी और उर्दू का? क्योंकि उस वक्त मेजरली रिलीजन्स एग्जिस्टिंग हिंदूज थे एंड मुस्लिम्स थे। तो हिंदी एंड उर्दू का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए, और इसमें सभी सेक्शन ऑफ लोगों की लैंग्वेजेस के वर्ड्स इसमें होने चाहिए, ताकि ये इतनी फ्री नेशनल लैंग्वेज बन जाए कि सभी लोग बोले, सभी लोग इसका यूज करें। एक मल्टी कल्चरल लैंग्वेज होनी चाहिए गांधी जी के हिसाब से हिंदुस्तानी, ठीक है। और यही आइडियल लैंग्वेज होगी जिससे डाइवर्स कम्युनिटीज के लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर सके। पीपल ऑफ नॉर्थ, साउथ, साउथ के भी गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, साउथ के तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, सभी का वो होना चाहिए। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड के बाद से एक वो हो गया था कि थोड़ी सी हिंदुस्तानी चेंज हो रही थी। मतलब 19th सेंचुरी के बाद से क्या हिंदुस्तानी चेंज हो रही थी, जैसे जैसे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स डीप होते जा रहे थे, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे, तो हिंदी और उर्दू अलग होती जा रही थी। देखिए एक टाइम था कि हिंदी और उर्दू अपने आप में मिक्सअप होती जा रही थी। हिंदी में काफी उर्दू के वर्ड्स देखने को मिलते थे, उर्दू में काफी, अगेन एक उर्दू वर्ड है जो कि हम हिंदी में यूज कर रहे हैं। तो वो होने लगा था कि वो मिक्स हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डीपन होने लगे थे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। हिंदी और उर्दू में वो एक जरिया देख रहे थे एक दूसरे को कम बैक करने के लिए। तो एक तरफ तो हिंदी संस्कृताइज हो रही थी, दूसरी तरफ उर्दू जो थी वो पर्शियनाइज हो रही थी, अराबिक ओरिजिन की हो रही थी। वो अपने सारे जितने भी पर्शियन अराबिक ओरिजिन के वर्ड थे, किताब, काफी, ये सब चीजों को वो अपने लैंग्वेज से हटाती जा रही थी। मतलब जो हिंदी स्पीकिंग जो मास थे, जो एलीट थे, जो हिंदी स्पीक कर रहे थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हिंदूज को, वो ये करते थे। और दूसरी तरफ उर्दू जो थी वो पर्शियनाइज होती जा रही थी। जो उसमें थोड़ा सा एक इंडियन टच आया था उर्दू में, वो जो है वो अपने आप को निकालती जा रही थी और अराबिक ओरिजिन से और ज्यादा रिलेट करती जा रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया पॉलिटिक्स का, उसको एसोसिएट करने लगे। लैंग्वेज को पॉलिटिक्स से, रिलीजियस आइडेंटिटीज के साथ उसको एसोसिएट करने लगे। लेकिन महात्मा गांधी ने अपना हिंदुस्तानी लैंग्वेज में अपना फेथ नहीं छोड़ा। वो अभी भी यही चाहते थे कि हिंदुस्तानी जो है वो नेशनल लैंग्वेज बने। प्ली फॉर हिंदी। देखिए आर.वी. धुलेकर जो थे एक कांग्रेसमैन थे, और वो बहुत एग्रेसिव प्ली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदी के लिए करी थी। और कई बार वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना वो ऐसे बोलते थे कि इस हाउस में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदी को हटा देना चाहिए, हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी है, वो उठ के आप चले जाओ, इस असेंबली से उठ के चले जाओ, असेंबली को छोड़ के चले जाओ। और ऐसा हुआ था। अब ये ऐसे बोलेंगे तो जो बाकी तमिल स्पीकिंग एंड तेलुगु स्पीकिंग, गुजराती स्पीकिंग, मराठी, जो ये लोग उठ के चले गए थे, बिकॉज वो लोग नहीं चाहते थे कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज बने। उनका कहना ये था कि यार हिंदी कैसे, हमारी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, हम तमिल स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग है। तो ये काफी स्टार्क व्यूज और ऑपोजिट व्यूज थे, थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया था लैंग्वेज के उसमें। तो आर.वी. धुलेकर जो थे उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो लोग हिंदी को नहीं चाहते नेशनल लैंग्वेज बने, वो आप उठ के चले जाओ। तो बहुत थोड़ा सा हलचल हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे मौके पर थोड़ा सा पीस रिस्टोर किया था, इंटरवीन करा था, थोड़ा सा इशू को संभालने की कोशिश की थी, और मेंबर्स के बीच में थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन ना पूरे 3 साल ऐसा ही चलता रहा। पूरे 3 साल जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो सेशंस वगैरह हुए थे, पूरे 3 साल जो है वो इतनी अग्रेसिव वो होती रही थी। 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को धुलेकर ने एक और स्पीच करी, ठीक है। और फिर से एक और ह्यूज स्टॉर्म हो गया।
अब तक लैंग्वेज कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो एक और कमेटी बनाई थी लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन के लिए, उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई थी और एक फॉर्मूला उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की वो कोशिश कर रहे थे कि हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब एज नहीं करते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में बोली जाती है उसको हम लोग काम करते हैं कि फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स क्या करते हैं, उसको इंग्लिश को रख लेते हैं। ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश का यूज किया जाएगा, लेकिन हर एक प्रोविंस को अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना ले। तो जैसे अगर पंजाब है तो पंजाब के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो पंजाबी में निकलते हैं। वो उसके अलाउंस थी, लैंग्वेज कमेटी ने उनको ये फॉर्मूला करा था कि आप अगर पंजाबी बोलते हो तो आपके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पंजाबी में हो सकते हैं। अगर साउथ है तो सारे आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तमिल में हो सकते हैं। इट नीड नॉट बी इन हिंदी और इन इंग्लिश। बाकी सेंटर के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम लोग इंग्लिश को रख लेते हैं, हिंदी को ना करके, ठीक है। और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की बजाय उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, ठीक है, जिससे कि नेशनल मतलब देश की करके ऑफिशियल, ठीक है, एज दी ऑफिशियल रादर देन द नेशनल लैंग्वेज। थोड़ा सा इमोशंस को हर्ट हुआ था, लेकिन एक सोल्यूशन पे पहुंचे थे फिर कि 15 ईयर्स तक इंग्लिश का यूज किया जाएगा और हिंदी को भी यूज किया जाएगा, इंग्लिश को भी यूज किया जाएगा, और प्रोविंसेस जो है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धुलेकर को ये पसंद नहीं आया। वो कहते ही वांटेड कि हिंदी को नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज लेकिन नेशनल लैंग्वेज करार कर दिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज के बीच में, जो हम आप समझ सकते हैं कि नेशनल लैंग्वेज मतलब कंपल्सरी हो जाता है कि आपको हर किसी को हिंदी तो बोलना ही है, हिंदी ही सभी की लैंग्वेज होनी चाहिए। और वो ही अटैक, वो हर किसी को अटैक कर रहे थे जो ऐसा बोल रहे थे कि यार हिंदी तो थोपी जा रही है नेशन के ऊपर इसको करके। और इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, मतलब वो ये कर रहे थे कि वो उनका मजाक उड़ा रहे थे या फिर उनको अटैक कर रहे थे वर्ड्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, थोड़ा सा अग्रेसिव थे आरवी धुलेकर लैंग्वेज की इस कंडीशन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, ठीक है। और महात्मा गांधी के नाम पे था हिंदुस्तानी रादर देन हिंदी और टू बी द नेशनल लैंग्वेज, तो थोड़ा सा इस जगह पर आकर मनमुटाव थे, ठीक है। वो कैसे बोलते देखिए, सर नोबडी कैन बी मोर हैप्पी देन माई सेल्फ दैट हिंदी हैज बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। Some say it is a concession to Hindi language. I say no, it is a consummation of a historic process. मतलब वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने हिंदी को नेशन के ऊपर थोपा नहीं किया है, ये आइडेंटिटी है, इससे हमने हमारे पूरे हिस्टोरिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा है, हमने जितनी बैटल्स लड़ी है ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। और मतलब ज्यादा लोगों को गुस्सा क्यों आया, जिस टोन में धुलेकर उनसे बात करते थे वो लोगों को थोड़ा सा हर्ट करती थी, और बहुत बार द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली उन्होंने इंटरप्ट किया, राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, आई डू नॉट थिंक यू आर एडवांसिंग योर केस बाय स्पीकिंग लाइक दिस। तो राजेंद्र प्रसाद ये कहते थे कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बात करके आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे, वो सिर्फ अग्रेशन जो है वो लोगों के मन में ला रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लोर पे वो हो रहा है। बट ठीक है, तो लेकर थोड़ा सा इमोशनली लैंग्वेज को अपनी आइडेंटिटी से रिलेट कर रहे थे, ठीक है। अब श्रीमती जी दुर्गाबाई मद्रास से थे, उन्होंने अपना एक वरी कैसे जाहिर करा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया व्हिच वाज एन ऑलमोस्ट अग्रीड प्रोपोजिशन अंटिल रिसेंटली हैज सडनली बिकम अ हाईली कंट्रोवर्शियल इशू। अभी तक थोड़े टाइम पहले तक वो अग्रीड था कि हिंदुस्तानी नेशनल लैंग्वेज होगी, लेकिन थोड़ा सा उसके कंट्रोवर्शियल इशू बढ़ता जा रहा था। Whether rightly or wrongly, the people of non-Hindi speaking areas have been made to feel that this fight or this attitude on behalf of the Hindi speaking areas is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of this nation. तो वे ये कह रहे थे कि लोगों को जो बाकी नॉन हिंदी स्पीकिंग है उनको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास लगा था, उनको ऐसा मतलब उनको ऐसा फील हुआ था कि हिंदी जो है वो बाकी लैंग्वेजेस को डोमिनेट कर देगी, और ये जो हमारा कॉम्पोजिट कल्चर, जो मल्टी कल्चर जो हमारा एटीट्यूड है इंडिया को, ये कहीं ना कहीं उसको हर्ट कर रहा था, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। दुर्गाबाई ने हाउस को मतलब ये बोला कि दैट द ऑपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो ये बार बार कह रही थी कि देखिए हमें इस इशू को बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली टैकल करना चाहिए, क्योंकि हिंदी को लेकर ऑपोजिशन काफी स्ट्रॉन्ग था। आपको अगर पता हो तो साउथ साइड में ऐसा तक करने लग गए थे कि जिन बोर्ड्स के ऊपर उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश में ये तीन, मतलब साउथ में वगैरह में ऐसे क्या होता था कि उनकी जैसे अगर तमिल है, अगर सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, एयरपोर्ट का बोर्ड है,
ठीक है, नाम है एयरपोर्ट का, तो वो उनकी तमिल में लिखा गया है, उसके नीचे हिंदी में उसका नाम है, उसके नीचे इंग्लिश में नाम है। तो हिंदी के खिलाफ इतना ऑपोजिशन था कि वो हिंदी में जो नाम लिखा होता उसको पूरा ब्लैक कर देते थे, इतना ऑपोजिशन था। तो दुर्गाबाई ने कई बार बताने की कोशिश की है कि हिंदी को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है साउथ की तरफ से, और सिर्फ साउथ की तरफ से ही नहीं, बाकी एरिया से भी था, लेकिन साउथ की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन था, ठीक है। और लेकिन महात्मा गांधी को, जैसे कि बहुत लोग महात्मा गांधी को अपना वो मानते थे, तो उन्होंने उनको ओबे करा है, और उनको कहते थे कि हिंदुस्तानी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब, वो काफी शॉक थी कि जिस एंथुजियाज्म के साथ वो लोग हिंदी को अपोज कर रहे थे, तो उन्होंने भी गांधी जी को मानते हुए हिंदुस्तानी को लैंग्वेज ऑफ द पीपल एक्सेप्ट करा। लेकिन क्योंकि अब लैंग्वेज चेंज हो रही थी, उर्दू एंड हिंदी अलग हो रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि यार एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, मतलब उनको डर नहीं होना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज जो है वो उसको सप्रेस कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे मेंबर्स जो है वो अकोमोडेट करना चाहते। एक श्री शंकर राव देव थे, उन्होंने ये स्टेट करा कि महात्मा गांधी का फॉलोअर होने के उन्होंने भी हिंदुस्तानी को लैंग्वेज अपना मान लिया, पर उन्होंने बोला इफ यू वांट माय होल हार्टेड सपोर्ट फॉर हिंदी यू मस्ट नॉट डू नाउ एनीथिंग व्हिच मे रेज माय सस्पिशन एंड व्हिच विल स्ट्रेंथन माय फियर्स। टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार फ्रॉम मद्रास, उन्होंने ये कहा था कि जो भी हो रहा है उसको ध्यान से करना है, कॉशन से करना है, ऐसा ना हो कि हिंदी के खिलाफ एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ते जाए अगर हिंदी को बहुत ज़्यादा पुश किया जाए। तो लोगों के मन में डर था कि हिंदी के कारण हमारी लैंग्वेज जो है वो मिट जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, ये लोगों के मन में ऐसा डर नहीं बैठना चाहिए, हमें साथ में रहना है, यूनाइटेड नेशन के यूनाइटेड होके रहना है, हमें एक कंट्री एकजुट होके रहना है, हमारी स्ट्रेंथ हमारी यूनिटी में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक बात लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने की है, कॉन्स्टिट्यूशन में काफी गिव टेक डिबेट डिस्कशन हो, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमें देखने को मिलते हैं। पहला एक सेंट्रल फीचर ये था कि विदाउट डाउट विदाउट डिस्कशन एक यूनानिमस वोट था फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये ऑब्जर्व किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में धीरे धीरे करके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बनी। पहले सिर्फ रिच मैन को दी गई, फिर धीरे धीरे करके मेन तक और बाकी मेन तक पहुंची जिनके पास प्रॉपर्टी पैसा नहीं भी था, फिर जाके विमेन, बहुत स्ट्रगल के बाद विमेन को मिली। आई थिंक यूनाइटेड स्टेट में 1947-46 कुछ इसी ईयर के अराउंड विमेन को जाके इतनी लेट मिली, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स था तो वो 18th सेंचुरी 1750s में ही वो एक फ्री नेशन बन गया था। लेकिन आफ्टर 2 centuries 200 ईयर्स के बाद जाके विमेन को राइट टू वोट मिला। तो विदाउट डाउट एक कंसेंसस ये था, यूनानिमस वोट था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो होना ही चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट फीचर था सेक्युलरिज्म के लिए, ये बिल्कुल यूनानिमस वोट था कि यार कोई भी एक उसके ऊपर मतलब वो नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म को हमें वो करना है, बढ़ावा देना है, सेक्युलरिज्म के थ्रू ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए और उसके थ्रू ही हमारा कंट्री जो है वो डेवलप करना चाहिए। तो आर्टिकल्स 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताता है, कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29-30, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 16, 17, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ लोग कह रहे थे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विदाउट डाउट विदाउट डिबेट इंक्लूड कर देना चाहिए। और हमारा इंडियन वेरिएंट जो है वो सेक्युलरिज्म का अलग होना चाहिए। देखिए जो एक वो था, एक यूके का मतलब एक वेस्टर्न वेरिएंट सेक्युलरिज्म का ये था कि स्टेट और रिलीजन बिल्कुल ही अलग होने चाहिए, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इंडियन वेरिएंट ये कहता है कि एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट और रिलीजन बिल्कुल एब्सोल्युटली सेपरेटेड है, उनका कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन सभी रिलीजन से उनका जुडिशियस और इक्वल डिस्टेंस सभी उनके बीच में होना चाहिए। तो इंडियन वेरिएंट ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि वेस्टर्न वेरिएंट ये कहता है कि बिल्कुल अलग होना चाहिए, कोई लिंक ही नहीं होना चाहिए। इंडियन वेरिएंट ये होता है ऐसा नहीं है लिंक, ऐसा नहीं है कि लिंक ना हो, एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए उसके बीच में। तो ये डिबेट्स पढ़ के हमें ये पता चला कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोग्रेस करती है, कैसे उस टाइम पे भी हमारे मेंबर्स कितने प्रोग्रेसिव थे कि आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कैसा चला आ रहा है, और कैसे एट टाइम्स हमें देखने को मिलता है कि शुरू में
जो दिसंबर 1946 की शुरुआत में लोगों का जैसा मानना था वो काफ़ी इन डिबेट्स के बाद चेंज हुआ है। लोगों की थिंकिंग में चेंज आया है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को चेंज करा, अपने माइंड और खुले हैं। ठीक है, तो हमें ये सब इस चैप्टर से देखने को मिलता है। एक यहाँ पर इमेज है बी आर अम्बेडकर, ये बी आर अम्बेडकर यहाँ पर और ये राजेंद्र प्रसाद है, ये एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइमलाइन यहाँ पर क्विकली, इसमें टाइमलाइन में कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ टाइमलाइन को ना छोड़े, आप पढ़िए, इसको याद करिए कि किस टाइम पे क्या हुआ था। वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी डेट्स में आ सकती है कि डेट्स हमें याद रखना है, बट टाइमलाइन इज नॉट टू बी मिस्ड। इसी के साथ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द चैप्टर इज ओवर।